अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मज़र तिब्बी नादरीन, मैंने इसका जो पहला प्रोग्राम किया ना, आपको पता है कि इससे पहले मैं 3 दफ़ा इसका प्रोग्राम कर चुका हूँ और अनकम्प्लीट था। बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात थे जो मैं आपको नहीं बता सका हूँ और पूरी दुनिया से मैसेजेस जो है ना, इनकी भरमार थी मेरे व्हाट्सएप पे। मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी आकर सब ये मैसेजेस करते हैं कि जी ये इसका एंड आपने नहीं बताया। आज जो मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ, ये सिलसिले की दूसरी किस्त है और ये इतना भयानक और इतना ख़तरनाक एक अंडरवर्ल्ड का बंदा था ना कि इसकी जब मैं आपको बताऊंगा ना कि इसने क्या क्या किया और किस तरह से जो है ना इसने पुलिस के जो है ना निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया था। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि मज़र तिब्बी जब भुट्टो के पैरे को देखता है ना तो इंतज़ामिया को कहता है इसका दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खुलता है, मज़र तिब्बी जो है ना वहाँ पर ख़ुद को बड़ा कन्फर्ट महसूस करता है और ये जेल इंतज़ामिया को कहता है कि मैं यहीं पर बांधूँगा। नाज़रीन, ये बात जो है ना बड़ी काबिल गौर है कि भुट्टो की फांसी के बाद ये पहला शख्स था जिसको वहाँ 3 चक्की में बंद किया गया। कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है। मैंने लोगों से ये पूछा जो पुराने जो कैदी उस वक्त यानी जेल के अंदर, उनमें बिलाल बलोच खारी के जो भाई हैं वो जिंदा है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी से दे। उन्होंने मुझे बताया कि जब तिब्बी नया जेल के अंदर आया ना तो इसको खाना बनकर जो है ना कादर सुल्तान टोनी जो रईस टैंकी के केस में अंदर था ना उसकी तरफ से बन के जाता था। इम हैदर जो PSF वाले थे वो भी खाना बना के भेजते थे और खारी बलोच, खुदा गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम उनको अता फरमाए, खारी बलोच साहब की तरफ से भी जो था ना खाना बनकर मदर तिब्बी को जाया करता था। क्योंकि ये जेन्युइन बात है, जब कोई भी शख्स बड़े से बड़ा बंदा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जेल के अंदर जब वो जाता है ना 5-7 दिन उसको जो है ना बड़े कष्ट से जो है ना उसको गुजरना पड़ता है। ये मुझे यकीन था कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन चूंकि मैंने पहले प्रोग्राम से आपको बताया कि पहले दिन से वो ऑल इन ऑल बन गया तो ये गलत बात है। मैं चूंकि प्रोग्राम इतनी रिसर्च के बाद कर रहा हूँ, हर चीज़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जेल के अंदर जो कैदी थे उन्होंने उसको बताया जेल का माहौल किस तरह है। यहाँ पे आप तस्वीरें जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर जो बंदा खड़ा है इसका नाम है नन्ना जट और ये जो साथ खड़े हैं दाढ़ी वाले इनका नाम है हाजी शाहिद। ये दरमियान में मदर तिब्बी खड़ा और साथ कौन है इसको मैं नहीं जानता हूँ। अब ये नन्ना जट जो है ना, आप कामों की के ज़िले में आप किसी बंदे को ये पूछे बंदा कितना ख़तरनाक था। हाजी शाहिद भगवानपुर वाला, इनका मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, ये भी इंतहाई ख़तरनाक तरीन इंसान था। और ये तिब्बी के साथ इनकी तस्वीर जो है ना जेल के हाथे में, ये 3 चक्की की तस्वीर हैं जहाँ पे जो है ना मज़र तिब्बी बंद होता था। अब नाज़रीन, ये जो फैसला था ना, ये शेख इजाज़ निसार साहब ने, असलम शामी ने जो दहशतगर्दी कोर्ट से इनको सज़ाएँ दी थी उनकी तस्दीक की थी, यानी सज़ा बहाल हुई थी। इस फैसले में ये लिखा हुआ है कि जावेद नवाज जो कि एक रिटायर्ड अदारे के बहुत बड़े सरबराह थे, उनकी वाइफ और वो यानी कि जावेद नवाज जो थे इनकी वाइफ नीलम नवाज, साथ ये इसमें जो था मज़र हुसैन तिब्बी, इसमें अतर गुजी, इसके अंदर कामरान, इसके अंदर हुसैनी, इसके अंदर नईम हैदर बट, इसके अंदर तारक मसूद, इसके अंदर जो था एक और था मज़र, उसका नाम भी मज़र था ना, और एक मंजर शाह। ये 11 अफराद जो है ना इनकी सज़ा को जो है बहाल रखते हैं। वो कहते हैं ये जो 365 अगवा बराए तवान इन्होंने किया था, ये सारा केस इनके ऊपर जो है ना, यानी तस्दीक मैं करता हूँ इसके, जो इनको सज़ा नीचे से हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त हुई है। अब इनके ऊपर ये पाबंदी थी कि उन्होंने जेल यानी कैद पूरी काटनी थी। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ बहुत कम मिलता है। तिब्बी जब अंदर जाता है ना तो इसके साथ 3-4 मुकदमे बार थे, उनमें कामरान कामी था, उसके अंदर अजहर गुजी था इसका भाई, और इस तरह जो जावेद नवाज थे उनकी वाइफ थी। लेकिन बाकी मुकदमा बार जो थे ना ये बाद में जो ही पकड़े गए पुलिस ने इनको भी जुडिशल कर दिया था। अब नईम हैदर बट जो था ना, इससे रॉकेट लॉन्चर और कोई गालिबन कोई ग्रेनेड वगैरह पकड़े गए तो उसमें अलग से जो है ना 13/20 के अंदर जो है इसको अलग से सजा हुई थी। और ये भी बड़े अच्छे इंसान थे, बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक थे और आज तो सियासत कर रहे हैं। जब असद प्रिंस अंदर जाता है ना जेल के, तो वहाँ पर आतिफ चौधरी के साथ, आपको मैंने बताया इसकी मैंने मुलाकात करवाई थी, आतिफ का ताल्लुक तिब्बी वगैरह के साथ था। तो असद प्रिंस की आप तस्वीर देखें, ये गुजी खड़ा है दरमियान में और साथ मन्नी गुजर की तस्वीर है और साथ असद प्रिंस जो है ये भी खड़ा है। ये तस्वीरें जेल के अंदर और ये 3 चक्की की तस्वीरें हैं। जेल के अंदर जो है ना इनका ताल्लुक बना। अब बाहर आकर असद ने इनके लिए कुछ किया है या नहीं किया, इन चीज़ों की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं इन पर बात भी नहीं करूँगा। राना सरवत जो था ना, ये मैंने आपको बताया कि इतना ख़तरनाक आदमी था कि तिब्बी को जब ये मिलने के लिए आया ना तो तिब्बी ने सिर्फ साजी का है। मुझे वहाँ पे पता लगा कि इन लोगों का नेटवर्क जो है ना कितना बड़ा था। राना सरवत अगवा बराए तवान का जो है ना हैंडलर था और ये यानी ये इसको समझने गॉड फादर कहती थी दुनिया, इतना ये खतरनाक आदमी था और ऐसे अफराद के लिए मदर तिब्बी काम करता था। अब नाज़रीन, तिब्बी का जब जेल के अंदर माहौल बनता है ना तो वहाँ पर एक गोरा था, वो 1.25 किलो हेरोइन जो इम्पोर्टेड होती है उसमें वो कैद हुआ था, उसका नाम था क्वीन पाइन। उसका जो है ना तिब्बी के पास आना जाना होता था।
वहाँ पर एक और गोरा था, उसका नाम था डेरेक एंड्रयू नाइट, एंडी से कहते थे, वो भी वहाँ पे जाता था। और एक लुइस था, वो ब्लैक हबशी था, वो बॉक्सिंग वगैरह सिखाने के लिए जो है ना मज़र तिब्बी की जो 3 चक्की में जाया करता था। मैं भी कभी कभार आपको बताया वहाँ पे जाता था। तो वहाँ पर जो था ना आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है ना बड़ा टैके वाला माहौल बना लिया। उसने वेट लिफ्टिंग का सारा सामान, डेक वगैरह अंदर रखे हुए थे, इस्त्रियाँ पड़ी हुई थी, बैडमिंटन वो खेलते थे, और इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं ये एक क्लास में मैंने किसी बंदे के पास नहीं देखी। खैर उसका सेटअप बड़ा हो गया। अब सियासतदान जो थे वो ज़ाहिर है आपको मैंने बताया सारे उसकी वो एक कॉल के ऊपर बैठे होते थे। और जब इस तरह के सियासतदान और इतने अमरा जो अखबारात की जीनत जो नाम हो वो आपकी मुलाकातें जेलों में जाकर करें तो फिर आपको किसने पूछना है। मज़र तिब्बी जो है ना इसके साथ एक वाक़या मंसूब है। नाज़रीन मज़र तिब्बी ये 94 का दौर था। मैं भी उस वक्त आई विटनेस हूँ। मैं भी उस वक्त जब ये वाक़या होता है ना मैं भी जेल के अंदर मौजूद था और ये तीनों दौरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। रहमत अली शाह सुपरिटेंडेंट आते हैं और ये जब मैंने इनका प्रोग्राम किया था ना मुझे आज भी याद है। उसके बाद ये वाक़या जो है ना जेल के अफसरान ने जो है ना इनको लेजेंड करार दे के इस वाक़े को जो है नेट पर चढ़ा दिया हुआ है। शायद उससे पहले इनके ज़हन से ये वाक़ई निकल गया था कि इतना काबल और इतना ज़हीन और इतना डेड ऑनेस्ट जो अफसर वो महकमे की जो है नज़र हो गया। नाज़रीन वाक़या कुछ इस तरह से है कि रहमत अली शाह साहब जो है ना बड़े ऑनेस्ट थे। ईबा गुजर और लावा पहलवान जो बड़े भाई हैं मेरे, ये पहले उसके साथ 1-2 जेलों में रह चुके हुए थे। ये उनके सारे स्टाइल से वाकिफ़ थे कि वो बड़े गरीब परवर हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते और जेल मैनुअल के मुताबिक जो है ना जेल को चलाते हैं। रहमत अली शाह साहब ने चार्ज ले लिया। मज़र तिब्बी की मुलाकात जो है ना 300 अफराद जेल के अंदर जाके करते थे और उस बंदे ने एक मुलाकात भी जो है ना मुलाकात के शेड में आकर नहीं की, क्योंकि वहाँ पर हम जैसे लोग मुलाकातें करते थे। वो अपने आप को हाई क्लास का समझता, लोग उसके पीछे सियासतदान इस तरह के थे, उसको कभी आना नहीं पड़ा था। हमेशा उसकी मुलाकात पे जितने अफराद आते थे वो भुट्टो को सेल के अंदर वहाँ पे पहले से कुर्सियाँ लगी होती थी और लोग मुलाकात करके वापस आ जाते थे। इतना उसका यानी कि जेलों की तारीख में इतना प्रोटोकॉल मैंने किसी बंदे का नहीं देखा। अब नाज़रीन रहमत अली शाह साहब जो है ना वो आगे चार्ज लेते हैं तो वो जो सरकारी इनका बाहर जो मुलाजमिन का नहाने वाला वॉशरूम होता है ना या गुसलाना जो इनका होता है उसी के अंदर वो जो है ना नहाना शुरू कर देते हैं। वो आवाज़ देते हैं अंदर से अपने किसी मुलाजिम को कि यार साबुन और तौलिया भेजना। जेल का चीफ जो था वो भागा हुआ कैंटीन पे जाता है, नया साबुन और तौलिया लेता है नया, वो लाका जो है ना वो दरवाजे के ऊपर, क्योंकि वो दरवाजे आपको पता है नीचे से बंदा पहुँच के नज़र आ रहे होते हैं और ऊपर से इस तरह की सरकारी लैटरीनें थी या सरकारी जो गुसलाने आप उनके कह सकते हैं। तो उस मुलाजिम ने जो ला कर ना ऊपर नया टावल और साबुन का वो जो है ना नया एक जो है पैकेट रख दिया। शाह साहब ने अंदर से आवाज़ दी, भाई ये मेरा तो है ही नहीं, मेरी गाड़ी से मेरा तौलिया और मेरा साबुन लेके आओ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जिस बंदे ने कैंटीन का साबुन और टावल इस्तेमाल नहीं किया वो करप्शन होने देगा। रहमत अली शाह साहब सुबह चार्ज लेते हैं, वो आकर सारा जेल का जो है रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं, मुलाजमीन को खड़ा कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं मुझे ये बताओ कोट लखपत जेल जो है ना ये बड़ी टेढ़ी सिमत में जा रही है, अगर इसको दुरुस्त सिमत में लाना हो तो किन अफराद के साथ मुझे सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। तो इंतज़ामिया ने वहाँ पर जो है ना इब्राहिम गुजर और लावा पहलवान का नाम लिया। वहाँ पर लोगों ने जो है दूसरा नाम सुहेल ज़िया भट्ट साहब का लिया। सुहेल ज़िया भट्ट साहब जिंदा हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। इस वाक़े की तस्दीक आप उनसे भी कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने मदर तिब्बी का नाम लिया है। अब ये 3 नाम सुप्रीटेंडेंट के सामने आ गए और 7 दिन बाद जो है ना दौरा जेल का होता था। नाज़रीन मैंने आपको पिछले प्रोग्राम से बताया, मैं आज भी ये बताता हूँ कि शाह साहब ने आते ही ना हमें भी उस लिस्ट के अंदर जो है ना, क्योंकि हम भी इधर उधर बड़े फिरते थे, कभी उस बैरक में कभी उस बार नज़र में आए हुए थे, हमारे भी नाम उन लिस्टों में डाले गए हैं। 21 बंदों को हमें रहमत अली शाह साहब ने उसी दिन यानी पहले दिन मुलाजिम पे बुला के बंद कर दिए। हम सब बंद थे और अंदर हमें इनकी सारी जो है रिपोर्ट्स मिलती रहती थी, वही मुलाजिम आगे वाक़यात बताते रहते थे। रहमत अली शाह साहब का पहला दौरा आता है, ये इब्राहिम गुजर और लावा पहलवान की तरफ जाते हैं 5 ब्लॉक में। नाज़रीन आप यकीन करेंगे ये वहाँ पे जाकर ना बड़े प्यार से जावेद लतीफ़ को कहते हैं इनके टिकट पे क्या लिखा हुआ है, तो टिकट के ऊपर लिखा होता था मुँह और बद दिमाग। शाह साहब फौरी तौर पे कहते हैं ये आप क्यों आपके टिकट के ऊपर ये लिखा हुआ है, आप तो इतने अच्छे हैं, पहले मेरे साथ जेलों में रहे हुए हैं। इब्राहिम गुजर को लावा पहलवान को मुखातिब करके वो कहते हैं, तो वो आगे से कहता है जनाब इन्होंने जेल वालों ने लिख दिया हुआ है। शाह साहब ने फौरी तौर पर वो टिकट उतरवाया और उनको कहा कि आइंदा ये टिकट के ऊपर नहीं लिखना। ये बंदे की जो है ना आप तजलील करते हैं किसी इंसान को ना। साथ ही इनकी नज़र जो है ना अंदर पड़ी एक ट्रॉली के ऊपर पड़ती है, उसके ऊपर MSF लिखा होता है। अब रहमत अली शाह साहब जो है ना कॉन्शियस होते हैं कि ये स्टूडेंट तो लग ही रही, इनकी उम्र इब्राहिम गुजर जो तो 55 साल उनकी उम्र थी और लावा पहलवान भी 45 से 50 के करीब थे। तो वो सुपरिटेंडेंट जो था ना वो उनको पूछता है कि आप स्टूडेंट हैं। इब्राहिम गुजर कहता है कि नहीं जी हम स्टूडेंट नहीं हैं। वो कहता है फिर ये जो ट्रॉली इसके ऊपर MSF लिखा हुआ है, ये ट्रॉली तो हॉस्पिटल के मरीजों की अमानत है। इब्राहिम गुजर आगे से चुप कर जाता है, वो कहता है ये मैं बीमार हूँ, मेरी दवाइयाँ वगैरह भी इसके अंदर पड़ी होती हैं, या वो इस तरह की वो बात करते हैं। रहमत अली शाह साहब कहता है नहीं ये ट्रॉली जो है ना ये हॉस्पिटल की अमानत है, यहाँ पे इसका ये गलत है, तो वो मुझे आप निकाल के दे दे। वो कहता है ये आप जाएँ हम भेज देंगे। लेकिन वो सुपरिटेंडेंट आपको बताया कि इतना मैरिड वाला था कि उन्होंने वहीं पे खड़े होकर कि जी आप ये निकालें, मैंने लेके जानी है।
तो वो इब्राहिम गुजर और लावा पहलवान चूंकि जानते थे कि बंदा रंगबाजी करने वाला नहीं है, बड़ा डेड ऑनेस्ट है, ईमानदार आदमी है, तो उन्होंने भी इससे कोई बहस नहीं की, वो ट्रॉली इसको दे दी। अब दूसरा दौरा जो था ना वो सुहेल ज़िया भट्ट साहब का था, 7 दिन बाद ये दौरा था। सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो है माशाल्लाह 2-4 पहिए उन्होंने अपनी शक्तियों की रखी हैं, एक अपनी रखी है, टीवी लगा हुआ है, रिमोट इनके हाथ में है, और भट्ट साहब जो है माशाल्लाह निकर शर्ट पहन के जो है ना 6 पॉकेट। तो लोगों ने, ये मुलाजमीन ने बताया कि भट्ट साहब ऐसे बैठे हुए थे। शाह साहब अंदर एंटर होते हैं और शाह साहब एंटर होते हैं, सारी जब परेड होशियार होता है तो अपने डिप्टी साहब को ये पूछता है जावेद लतीफ़ को कि चौधरी साहब ये कौन है। जावेद लतीफ़ जो उनका तारुफ करवाता है कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ के अजीज़ हैं, बहनोई हैं उनके ना, खालाजाद भाई थे, यानी बहनोई भी लगते थे उनके। तो वो तारुफ करवाता है, वो कहता है ये MNA है। जावेद लतीफ़ कहता है नहीं, वो कहते हैं कि ये कोई MP है, क्यों आपने इनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट आगे से कहता है जनाब वो क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है, ये उन्होंने कहा कोई ऑर्डर शॉर्डर नहीं, आप ये जो है भट्ट साहब आपने ये 4 पहिए रखी हैं ये किसकी हैं। भट्ट साहब आगे वैसे ही बैठे हुए हैं और माशाल्लाह उनका एक स्टाइल है। भट्ट साहब ने कहा जनाब है तो मैं सोना होता है तो मेरे मुंडे सौंदे ने। तो उन्होंने कहा ये तो A क्लास में फैसिलिटीज़ नहीं होती, ये मैं 4 पहिए लेके जा रहा हूँ। तो भट्ट साहब ने आगे से कहा था कि फिर मेरी भी ले जाएं। तो आप यकीन करें शाह साहब ने उनकी भी 4 पहिए उठा ली थी। अब नाज़रीन तीसरा दौरा जो था मज़र तिब्बी का था। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत बड़े बड़े सियासतदान जो एक्टिव सियासतदान थे वो उसकी पिश्त बनाई हुए थे। उनकी एक कॉल पे जो है ना बहुत बड़े बड़े अंदर ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, अगर मैं बताऊँ तो आप मानेंगे नहीं। रहमत अली शाह साहब ने जो है ना उसके दौरे की तैयारी कर ली। अब उसी तरह जो है परेड होशियार होता है, चीफ अंदर एंटर होता है, परेड होशियार होता है। आप यकीन करें कि जावेद लतीफ़ जो था ना, लोगों ने, ये मुलाजमिन ने बताया कि पीछे से हाथ जोड़ के ना, शाह साहब आगे खड़े हैं सुपरिटेंडेंट, पीछे से जावेद लतीफ़ हाथ जोड़ के खड़ा और तिब्बी को इशारे कर रहा है कि बोलना ना। शाह साहब ने उसी तरह रवायती अंदाज से उसको कहा कि ये बैडमिंटन आपने लगाया हुआ, आप स्टूडेंट हैं। उसने कहा नहीं जी मैं स्टूडेंट हूँ, पहले मैं स्टूडेंट था। तो आपकी A क्लास है? उसने कहा नहीं जी नहीं मेरी कोई A क्लास नहीं। उसने कहा फिर आपको ये फैसिलिटीज़, उन्होंने कहा ये आपकी शफ़क़त है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ये अब शफ़क़त नहीं चलेगी, मेरा नाम रहमत अली शाह है और जेल मैनुअल के मुताबिक मैं कर रहा हूँ, तो लिहाजा आप ये चीज़ें नहीं रख सकते। इतनी बात थी। मदर तिब्बी ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। आप यकीन करें उन्होंने अपने अफसरान को कहा कि सामान उठाओ। शायद इस तरह से उन्होंने सुहेल ज़िया भट्ट साहब का और लावा पहलवान वगैरह का भी सामान नहीं उठवाया जिस तरह उन्होंने तिब्बी का उठवाया। सारे मुलाजमिन उन्होंने डंबल उठाने शुरू कर दिए, वेट उठाना शुरू कर दिया, बेंच जिसके ऊपर वो एक्सरसाइज लेट के करता था वो उठा लिया, बैडमिंटन के जो थे वो सारे उन्होंने खोल लिए, स्पीकर उठा लिए हैं, अंदर से LCD जो भी इसका सामान था ना, जो भी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी सहूलत की गैर ज़रूरी, वो सारी मुलाजमिन ने उठा लिया वहाँ से। अब नाज़रीन उसी दिन मदर तिब्बी की मुलाकात थी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात, और ये मेरे बताने के बाद जेल वालों ने इस वाक़े को जो है ना नेट के ऊपर चढ़ाया। आप खोल के इसकी रिसर्च करें और आप देखें, आपको बिल्कुल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। रहमत अली शाह साहब ने उसी दिन उसकी मुलाकात की और उन्होंने कह दिया कि अब ये मुलाकात शेडों के अंदर करेगा। सुनने में आया कि उसको मुलाकाती बाहर आ गए हैं। उन्होंने आकर जब जेल वालों से रब्ता किया जी मुलाकात करवाएं, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात के लिए वो शेडों में आएगा। उसको अंदर पैगाम जाता है कि आपकी मुलाकात में बहुत ज़्यादा बंदे आ गए हैं, तो आप शेडों में आकर मुलाकात करें। उसने कहा मैंने मुलाकात शेडों में नहीं करनी, जिसने मुझे मिलना होगा वो खुद अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, भी फ़ोन खड़के ऊपर से, और ये तारीख इस चीज़ की गवाह है कि मोहम्मद हुसैन चीमा साहब IG जेल हनाजात थे। इनकी कॉल आती है सुपरिटेंडेंट के नंबर पे सरकारी। आगे सुपरिटेंडेंट साहब बाहर मुलाजा कर रहे हैं, वो मुलाजे के अंदर बिजी हैं, और अंदर सिर्फ उनका एक अर्दली जो था ना वो टेलीफोन कॉल रिसीव करने के लिए खड़ा था। IG साहब बेल मारते हैं और वो अर्दली जो है फ़ोन उठा लेता है। अर्दली कौन होता है? जो सुपरिटेंडेंट को पानी वानी पिलाता है, उसके गेस्ट जो है उनके लिए दरवाज़ा खोलता और बंद करता है, यानी कि एक अदना सा वो कांस्टेबल होता है सुपरिटेंडेंट का। और सुपरिटेंडेंट उस जागीर का मालिक है, यानी इस जंगल का बेताज बादशाह है। उसका हुक्म जो है वो आखिरी हुक्म है। कौन है जो उसके हुक्म को नहीं मानेगा? उसमें टैलेंट होना चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए, तो वो सबसे पावरफुल शख्सियत होता है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो IG का फ़ोन एक अर्दली उठाता है और IG साहब उसको अपना तारुफ करवा के कहते हैं कि मैं मोहम्मद हुसैन चीमा IG जेल खाना जात बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? वो अपना नाम बताता है। तो IG साहब उसको कहते हैं फ़ौरी तौर पर अंदर जाओ। साहब क्या कर रहे हैं? वो कहता है साहब मुलाजा कर रहे हैं। तो IG साहब ने हुक्म दिया कि जाके साहब का हाथ पकड़ लो। अब अगर उन्होंने इस टाइम के बाद अगर सिग्नेचर किए किसी भी पेपर के ऊपर, अगर उन्होंने कोई सिग्नेचर किए या किसी की गिनती डाली, तो जिम्मेदार तुम होगे। अब क्या हुआ? वो अर्दली था, उसके पाँव कांपना शुरू हो गए, वो भागा अंदर गया है। IG साहब हमें खोलने के लिए 21वां दिन था हमारा, 7-7 दिन के 3 दौरे थे, हमें वो खोलने लगे थे, क्योंकि मैंने उनको दौरे पे सवाल किया था कि जनाब हमें बंद किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया था, हरफ ब हरफ आपको बताता हूँ। इतने वो एक्टिव सुपरिटेंडेंट, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जेल वालों के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो जिस शख्स को जिस जगह जिस वक्त चाहें बंद कर सकते हैं, जब मुनासिब वक्त होगा आपको खोल दिया जाएगा। यानी कि ये उनके अल्फाज थे। इसके बाद हमें खोलने के लिए उन्होंने बुलवाया और आगे ये सीन चलने लगा है।
नादरीन वर्दली है, उसने आकर सुपरिटेंडेंट साहब का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा सर अब आपने साइन नहीं करने। सुपरिटेंडेंट ने अपने वर्दली को देखा कि ये मुझे क्या कह रहा है। उसने कहा सर आईजी साहब का पैगाम है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, अब सुपरिटेंडेंट किसी पेपर पे साइन ना करें, तो लिहाजा आप रुक जाएं। इतनी बात सुनते ही जो सैयद रहमत अली शाह थे ना, उनकी गैरत का ये पैमाना था, उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा और उनको हार्ट अटैक हो गया। हम सामने खड़े हैं, आप यकीन करें कि उन्होंने अपने आप को ढीला छोड़ा है और वो टेबल के ऊपर उनका सर जो है ना जाकर बड़ी ज़ोर से लगा है, यानी इतना ज़बरदस्त उनको अटैक हुआ है। और उनको जब डॉक्टर ने आगे भाग के, डॉक्टर वहीं पर मुलाजे के ऊपर मौजूद होता है, डॉक्टर ने भाग कर जब उनकी नब्ज़ को चेक किया ना, तो उसका चेहरा ये बता रहा था कि उसको यकीन हो गया कि इनकी डेथ हो चुकी है, एक लम्हे के अंदर उनकी हो गई। तो उनको जब उठा के वो ड्योढ़ी के अंदर लेकर जा रहे हैं ना, नाज़रीन आप यकीन करें कि इस वाक़े का गवाह मैं खुद हूँ, मेरे सामने ये सीन हुआ है और मैंने देखा किस तरह ताकतवर जो है ना कि ईमानदार आदमी को अपने पाँव तले रोन देता है। रहमत अली शाह साहब की जो बॉडी थी ना, वो अभी जेल की हदूद के अंदर पड़ी हुई है और वो जो मुलाकात थी वो फिर अंदर जा रही है। साहब ये कैसी बात आपको बताइए मैं, कि आप ये देखें कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को चाहिए था कि वो थोड़ा, जावेद लतीफ़ था उसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उसको चाहिए था ना वो सुपरिटेंडेंट की उस बात को, उसके आखिरी अल्फाज की इम्प्लीमेंट करवाता, उसके हुक्म के ऊपर अमल दरामद करता और वो यानी देखता मैं उसकी मुलाकात को रोकते वो, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं को रोक सका। वो मुलाकात वैसे ही अंदर गई है और 1 घंटा जो है ना उनकी बॉडी जेल के अंदर लवारस पड़ी रही है। बाहर से जब तक मजिस्ट्रेट और डॉक्टर ने उनकी बॉडी को बाहर नहीं ले जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने, जेल के डॉक्टर ने मौत की तस्दीक अंदर ही कर दी थी। तो नाज़रीन ये ईमानदार आदमी जो है ना उनके हाथों इस तरह यानी शिकंजे में आया और सियासतदान जो ताकतवर उन्होंने मसल दिया। अब नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपको मैं बताता हूँ। एक दफ़ा ना तिब्बी तारीख पे जा रहा था और लोग इसकी सिर्फ ड्रेसिंग देखने के लिए ना कि आज तारीख के ऊपर इसने क्या पहना हुआ है, आप यकीन करें मैंने बड़े बड़े बंदों को कितारों में लगे देखा है। यकीन कीजिएगा कि मैं अब उनका नाम लूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग सिर्फ उसके कपड़े देखने के लिए ना आज तारीख पे इसने कौन से कपड़े, क्योंकि वो तारीख जेल के अंदर ही भुगतता था। फैक्ट्री के अंदर जजेस आगे बैठते थे, मेज़ लगा होता था, कुर्सियों पे जज बैठे, कुर्सियों पे तिब्बी बैठा हुआ है, सिर्फ वो 15 दिन की डेट देते, बिस्किट खाते, चाय पीते थे और चले जाते थे। यानी उन्होंने कानून के ऊपर भी इतनी गिरफ्त रखी हुई थी। मैं इन वाक़यात का आई विटनेस हूँ। हर नाज़रीन मदर तिब्बी जो था ना, तारीख पे जा रहा होता है तो एक बुज़ुर्ग आदमी जो है ना, ये शायद मैंने आपको पहले वाक़े में बताया कि नहीं बताया, वो घास काट रहा होता है। तिब्बी अक्सर जो है ना मजाक में ना किसी गरीब आदमी की इमदाद बड़े टेक्निकल तरीके से करता था कि जाहिर भी ना हो कि मैं इसको गरीब करके इसकी जो है ना इमदाद कर रहा हूँ, क्योंकि कैदी जो है ना बड़े बारीक बात को भी पकड़ लेते हैं। उस ज़कात ज़कूत बहुत उनके अंदर अना बहुत ज़्यादा होती है कैदियों में, ख्वाह वो कितने भी मजबूर और लावारिस क्यों ना हो। तिब्बी जो है ना गुजर रहा होता था, एक बाबा घास काट रहा होता है, जेल की तमाम गिनती लॉकअप थी, इसलिए कि तिब्बी के ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात उसको होते थे। जब वो तारीख पे जाता था और तारीख से वापस आता था तो जेल की गिनती लॉकअप कर दी जाती थी। मुलाकात के शेड बंद हैं, 2 बड़े ताकतवर बंदे जो है ना मेरे साथ ही शेडों के अंदर बंद हैं। तिब्बी तारीख पर जा रहा हो, एक बुजुर्ग आदमी के पास खड़ा हो जाता है और उसको पूछता है, बाबा जी तो मेहंदी के पैसे देता, मेहंदी कितने जे? बाबा का जो पुत मैं वो तेरी चाची बस आई नहीं आई, वो मेरे को पत्ती चीनी ले ली, इस तरह की बातें करता है। तिब्बी को कहता बाबा जी कोई गल नहीं, तुम खा गए ना खैर है, फड़ो 2000 रुपये, 1000 की पत्ती पुत्ती मंगा लेना, 1000 की मैंने जरा मेहंदी मंगा के तो मैं भी ਤੁਹਾਡੇ वांगू वाल जड़े ना लाल करने ने। अब इतनी बात करके वो चल पड़ता है, साथ उसके सिक्योरिटी होती है, एक असिस्टेंट होता है, डिप्टी होता है, 2-3 कांस्टेबल होते हैं, वो चल पड़ता है। आप यकीन करें जो ही मुलाकात के शेड खुले ना, वो दोनों बड़े ताकतवर जो बड़े टेढ़े हाँ किस्म को बदमाश थे, वो बाबे को आगे पता है क्या पूछते हैं, बाबा जी तिब्बी ने थानों आगे की किया है? वो आगे से बताता पोतो आया मैं 1000 रुपया खा गया सा, उन्हें मेहंदी के पैसे दिते सन, और अज फिर मैंने 2000 दे गया। और बाबा जी जो आया उन्हें आंदा थानू की किया है? और बाबा कहता उन्हें मैंने सलाम किया, तो उन्हें कहा बाबा जी लुके हो? उन्हें कहा नहीं तो अगों उन्हें की किया। यानी इतना लोगों को क्रेज होता था कि उसका बोलने का स्टाइल क्या है, वो बात किस तरह करता है, वो क्या करके गया है, वो पहले उसने खड़े होकर लफ्ज़ क्या कहे, यानी इतना लोग उसको वॉच करते थे। दूसरी बात यह कि जो नीलम मौज थी ना, आप यकीन करें नाज़रीन, ये बैंक खेलने के लिए जो है ना डेली मदर तिब्बी की 3 चक्की में जाया करती थी। और मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह वो इतनी हेल्दी थी कि वो मलक मुरातब को मैंने वाक़या आपको सुनाया हुआ है कि मैं उनको कहता था मलक साहब हम जो है ना माशाल्लाह इतने बड़े साइज़ की इनकी निकर है कि हम इसके अंदर अगर छलांग मारे ना तो पूरा स्विमिंग पूल बन जाएगा, इसमें पानी भर लें तो। यानी वो डेली रूटीन के मुताबिक तिब्बी के हॉल में जाती थी और वो 3 चक्की के अंदर जाकर फ्लाश वगैरह और ताश वगैरह खेलती रहती थी। ये एक अनएक्सपेक्टेड बात है कि जनान खाने की खातून जो है प्रिजनर मर्दाना जो जेल के अंदर चली जाए तो ये रोज़ जाती थी। खैर नाज़रीन, तिब्बी जो है ना ये वक्त के साथ साथ जो है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर होता गया और इसके जहन में यही बात थी कि शायद अब अगर मैं बाहर जाऊंगा ना तो इसी तरह लाहौर शहर का मैं 1 मैन शो बन जाऊँगा।
لیکن آپ کو پتہ ہے وقت کا جب پہیہ گھومتا ہے نا تو یہ اتنا ظالم ہے کہ وقت کا جو ہے نا کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی روکنے کا طریقہ کار نہیں کہ آپ کہیں کہ میں آج جس پیک پہ ہوں میں یہیں پہ وقت کو روک لوں تو کبھی امپاسبل ہے. وقت کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. جس وقت طبی پکڑا جاتا ہے اس وقت آپ کو میں نے بتایا کہ بی بی کی حکومت تھی, اس وقت جو پیپلز پارٹی زیادہ طاقت میں تھی تو اس کے جو ہے نا سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات تھے. اب جب یہ 1998 میں رہا ہو کے آتا ہے نا تو اس وقت جو ہے نا حکومت پلٹ چکی ہوتی ہے. میاں نواز شریف کی حکومت تھی, حاجی حبیب الرحمان جو تھے ایس ایس پی لاہور لگ چکے ہوئے تھے, اور میں نے جو سنا نا کہ کسی بہت بڑے افسر کی وائف کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیمی سکندر جو تھیں, سکندر حیات کی بیٹی, ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے, بڑا گہرا ان کا دوستانہ تھا. اور طبی کے مرنے کے بعد اس خاتون کو جو ہے نا بہت زیادہ کیسز کا سامنا کرنا پڑا. بڑی جگہ اس خاتون کو انٹیروگیٹ کیا گیا کہ طبی کے پیسے ویسے یا اس کے جو جائیدادیں سب بنائی تھیں وہ بتائیں کہاں پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا طبی کی لائف میں اس کے ساتھ جو ہے نا کہانیاں منسلک ہیں. ناظرین, مگر طبی نے جو ہے نا اپنے بھائی اظہر گجی کی جو ہے نا سالگرہ جیل کے اندر کی تھی. آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پی سی ہوٹل کے کسی ہال کو بک کروایا گیا اور وہاں پر یہ جو ہے نا ایونٹ ہو رہا ہے. ناظرین, مگر طبی جو تھا نا اس کے سہیل جہاں بٹ صاحب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے, اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا شاہد میاں اور رئیس کالیہ بھی اس کے تعلق والے تھے. سننے میں آیا کہ بلیک ایگل کے لڑکوں کے ساتھ بھی اس کا ایک دفعہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, لیکن اس کے بارے میں چونکہ میرے پاس کوئی اتنی زیادہ تصدیق شدہ باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. خیر ناظرین, مگر طبی جو تھا نا یہ حالات اسی طرح کے سمجھتے ہوئے نا 1998 میں جو ہے نا باہر جب آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ جو ہے نا کوئین پائن کو بھی رہا کروا لیتا ہے. اور سننے میں یہ ہے کہ الیاس جٹ جو چونٹ چک والے تھے ان کا ایک گن مین بھی اس کے ساتھ تھا, اس کا چھوٹا بھائی شکیل اس کے ساتھ تھا, طبی اور ساتھ ایک بہت زیادہ مشہور و معروف خاتون ہے ان کی کرائے پر لی ہوئی ایک لڑکی بھی جو ہے نا ان کے ساتھ ہی گاڑی میں. ناظرین, ہوا یہ کہ جب یہ طاقتور لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ بندہ ان کے گلے تک آنے لگا ہے یا اس کی وجہ سے پولیس ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے تو یہ فوری طور پر ایک شکار سمجھ کے جو ہے نا پولیس کو کھلوا دیتے ہیں. مظہر طبی جو ہے نا اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے کسی افسر کی وائف کے ساتھ تعلقات بن چکے ہوئے تھے. وہ افسر اس کی جان کا دشمن بن چکا ہوا تھا. اب ہوا کیا ہے کہ حاجی حبیب الرحمان صاحب نے جو ہے نا ان کو ایک رپورٹ ملتی ہے کہ یہ بندہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ غیر ملکی گن مین ساتھ لے کے پھر رہا ہے, اور پریویس ہسٹری جب وہ دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اس کو چیک کریں. اب اتنا ہی کہنا ہوتا ہے نا, ریٹرن تو اتنا ہی آرڈر جاتا ہے, تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں. مظہر طبی کے لیے جو ہے نا 6 کمانڈو جو ہے یہ یعنی کہ تعینات کیے جاتے ہیں. کہاں پر؟ جس کوٹھی کے اندر اس نے جانا ہوتا ہے. اب وہ بہت طاقتور انسان, ایک سیاستدان ہے جن کی وہ کنال ویو پر رہائش تھی. ناظرین, آپ یقین کریں کہ آج تک اس پولیس مقابلے کے بارے میں کسی پولیس افسر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ مقابلہ کیا, ورنہ تقریباً ہر مقابلے میں پولیس افسر یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل تھے, وہ ہوں یا نہ ہوں. لیکن یہ مقابلہ وہ مقابلہ ہے کہ جس کا آج تک یعنی کہ کوئی ایسا پولیس افسر مجھے نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے یہ مقابلہ کیا ہے. میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پولیس کے جو ہے نا بہترین ٹریننگ یافتہ جو ہے کمانڈوز ان کو تعینات کیا گیا اس کوٹھی کے اندر, اور اس کا چوکیدار جو تھا نا اس کو اس سیاستدان کے کہنے پہ جو ہے نا اس کی ڈوریں ان کمانڈوز کو پکڑا دی گئی ہیں. کمانڈوز نے پلان کے مطابق جو ہے وہ یہ پلان کیا ہے کہ جب مظہر طبی اس گاڑی میں آئے گا تو تم نے دروازہ کھولتے ساری باہر کی طرف چلے جانا. اسی طرح ہوا, وہ اپنے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ آتے ہیں, گاڑی کا ہارن کرتے ہیں. ناظرین, آپ یقین کریں اندر جو کمانڈوز کھڑے تھے نا ان کو وہ چوکیدار پہلے ہی بتا دیتا ہے گاڑی آ گئی ہے. گیٹ کا دروازہ کھلتا ہے, گاڑی جو ہی ناظرین اندر آتی ہے نا تو وہ ملازمین اس کی لائٹ بند ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے. وہ چھپے ہوئے تھے, انہوں نے ہاتھ لگایا ہوا تھا, اور سننے میں آیا کہ وہ ڈبے والی جن کے اندر 2-2 گولی پڑتی ہے وہ بھی کوئی ایک رائفل ہوتی ہے پولیس والوں کے پاس خاص قسم کی, اور اس کے علاوہ AK-47 یعنی 4-5 کلاشنکوفیں مسلح, ان کی بلٹس جو ہیں وہ بیرلز کے اندر ہیں, وہ لوڈڈ, یعنی کہ انہوں نے اس پوزیشن میں اپنی پوزیشن جو ہے نا سنبھالی ہوئی ہیں. طبی کی گاڑی اندر انٹر ہوتی ہے اور یہ مسلح دھار, یہ لفظ میں استعمال کروں گا, اس کے اوپر فائرنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں. آپ یقین کریں ناظرین, کچھ پولیس افسران نے مجھے یہ بتایا تھا کہ فائرنگ اتنی شدید اور اتنی شدت سے کی گئی تھی کہ گاڑی کو آگ لگ گئی. میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ گاڑی کو آگ کیسے لگ گئی. کسی حصے میں لگ سکتی ہے, ٹینکی میں اگر فائر لگ جائیں تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر گاڑی فرنٹ پہ اس کے اوپر فائرنگ کی جائے تو کس طرح سے آگ لگ گئی. لیکن اس بات کا چونکہ تصدیق نہ ہو سکی تو لہٰذا میں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی کہ یہ آخر ہوا کیا تھا. تو اس کی ایک تصویر ملی ہے, اس کی باڈی کی تصویر یہ ثابت کرتی ہے کہ لاشیں بالکل نہیں جلی تھیں. اگر یہ لاش جلی ہوتی تو پھر یہ تصویر کہاں سے آ گئی. اس کا مطلب کہ گاڑی کے کسی حصے میں شاید آگ لگ گئی ہو,
یہ کوئی اتنی کوئی ناممکن بات نہیں ہے. جتنی تیز فائرنگ بتا رہے ہیں یا جتنی تیز فائرنگ مجھے ذرائع نے بتائی ہے تو یہ ناممکن نہیں ہے, ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس قتل کو جو ہے نا یا اس پولیس مقابلے کو چھپانے کے لیے کس طرح اس کے ثبوت جو ہے نا ان کو مٹایا گیا. سننے میں یہ آیا ہے کہ پولیس مقابلے کے بعد جو ہے نا اس کی گاڑی کو ٹوچن کر کے جو ہے نا پولیس والے کو زنجیر وغیرہ ڈال کے تو نہر کے اندر پھینک دی تھی, اور یہ شو کیا تھا کہ روڈ کے اوپر جو ہے نا مظہر طبی وغیرہ کے ساتھ جو ہے پولیس مقابلہ ہوا ہے. یعنی کہ وہ گاڑی کو اندر پھینکنا جو ہے نا وہ یہ ثابت کرتا تھا کہ گاڑی اوور ڈرائیونگ کی وجہ سے جو ہے نا پیچھے پولیس لگی ہے تو گاڑی نہر کے اندر گر گئی ہے اور یہ سارے افراد مارے گئے ہیں. اب وہ جو ایک خاتون جو تھی نا وہ ان کے ساتھ پولیس والوں نے میٹنگ کی اور ان کو کہا کہ اپنی یہ جو خاتون ہے اس کو لے جاؤ ساتھ, اور تم نے کوئی زبان نہیں کھولنی. اس خاتون کے مرنے کا ذکر بھی آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پولیس مقابلے میں ایک عورت بھی مری تھی. کوئن پائن بھی ہلاک ہو جاتا ہے, الیاس جٹ چونٹ چک والے جو تھے ان کا گن مین بھی مارا جاتا ہے. مظہر طبی کا بھائی جو چھوٹا شکیل حسن تھا, تصویریں آپ ان کی دیکھ رہے ہیں قبروں کی, یہ مظہر طبی کی تصویر ہے قبر کی, اور یہ اس کے بھائی شکیل حسن کی ہے. یہ دونوں قبریں جو ہے نا گارڈن ٹاؤن کا جو قبرستان ہے نا اس کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آخر میں جا کے 2 بلیک ماربل کی قبریں ہیں, اور یہ دونوں قبریں ان دونوں بھائیوں کی ہیں. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تیسرا بھائی جو تھا نا اظہر گجی, وہ لندن کے اندر جو ہے نا انتقال کر گیا. یعنی کہ وہ کتنی زندگی ہوتی ہے, میں نے آپ کو پچھلے پروگرام سے بتایا کہ آخر ہم نے مرنا ہے. وہ یعنی سنا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں بڑی دیر ہاسپٹل میں رہا ہے, پتہ نہیں خدا نے اس سے کیا حساب لینا تھا. اس کا کوئی بھی پرسانہ حال نہیں تھا, بڑی اس نے عبرت ناک جو ہے وہ لائف گزاری ہے, اور آخر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب ان کا صرف ایک بھائی ہے اطہر. سننے میں آیا کہ لندن کے اندر اس کے جو ہے اپنے ٹیک اوے ہیں, اور وہ اسٹل آج تک پاکستانی پولیس کو وانٹڈ ہے. وہ اس کے بعد جب سے یہ مقدمات درج ہوئے ہیں وہ ان کی رہائی پہ بھی نہیں آیا, اور آج تک وہ پاکستان واپس نہیں آیا. تو ابھی تو ڈیفینیٹلی اس کا نام ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں بھی ڈل گیا ہوگا, وہ پاکستان آ ہی نہیں سکتا. تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ساری کہانی کے اندر جو ہے نا مظہر طبی کی ساری سٹوری کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کریں, اس بندے کی پروموشن کی جو بیسک وجہ تھی نا اس کی ڈریسنگ تھی, اس کا بولنے کا طریقہ کار تھا, اس کی خوبصورتی تھی, اور اس کا وہ لوش قسم کا جو لائف سٹائل تھا نا, امراء کے بچوں کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں, اور یہ کس طرح کے گیسٹ ہاؤسز میں رہتا تھا کہ پولیس انفارمیشن کے باوجود وہاں پر نہیں جا سکتی تھی. ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر مظہر طبی نام پکڑا گیا تو صبح یہ کوٹھی والے اس کے ساتھ کریں گے کیا. پولیس اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ اتنے پاورفل لوگوں یا سیاستدانوں کے ساتھ ٹکرا جائے. تو یہ جو سیاسی لوگوں کا پیچھے رکھ رہا ہوتا نا, ان کی طرف اس کی رہنا, مفروریاں کاٹنی, ان کے لیے کام کرنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا طبی کو پروموٹ کرتی رہی ہیں. انڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے نا داؤد ابراہیم بڑا خطرناک ہے, اور بھائی داؤد ابراہیم کچھ بھی خطرناک نہیں تھا. اس نے وہاں پہ دھماکے کیے ہیں بس, اس کے بعد سارے ہندوستان کی پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی ہے, اور انہوں نے تو پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں کتنے طاقتور ہیں. جب انہوں نے ٹھان لیا نا کہ اب اس کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ حکومت اب وہ نہیں تھی, جو دور وہ چھوڑ کے گیا تھا وہ تو بدل چکا ہوا ہے, اور موت کے فرشتے جو ہیں کس طرح آ کر جو ہے نا اس کا گھات لگا لیتے ہیں, اور کس طرح اس کے اوپر فائرنگ انہوں نے کی ہے. ناظرین آپ یقین کریں یہ پولیس مقابلے کی تاریخ کا سب سے جو ہے نا بھیانک اور خوفناک پولیس مقابلہ تھا. مظہر طبی کی سٹوری سے ساری دنیا امپریس ہے. یار یہ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا, یہ موت کا راستہ ہے. اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کے اوپر نظر رکھا کریں, اپنے بچوں کے کپڑوں پر, ان کی ڈریسنگ پر. اگر بچے پسٹل وغیرہ رکھتے ہیں تو سمجھ لیں بچہ طبی بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور کوئی مائی کا لال جو ہے نا نہ تو اب وہ حالات ہیں, اور نہ ہی کوئی ایسا بلڈ ہے کہ جو اس طرح جو ہے نا ان لوگوں نے جیلیں نہیں دیکھی ہوئی تھیں. میں نے آپ کو 12 دفعہ پروگرامز میں کہا ہوا کہ جس بندے نے جیل نہیں دیکھی ہوئی وہ بہت خطرناک ہوگا, لیکن جس نے جیل دیکھ لی ہوگی نا وہ سوچ سمجھ کے کوئی برائی کرے گا. پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند ہے یا پروگرام کے متعلق آپ کسی بھی بات کو جو میں نہ کر سکا ہوں آپ کے پاس انفارمیشن ہو, کمنٹ باکس میں لکھیے گا, لوگ اس کو پڑھتے رہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.